Assalamu alaikum everyone, this is Fraz Ahmed and I welcome you all to the political science playlist. Political science के अंदर next जो हमारा टॉपिक है that is representation. इलेक्शंस के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा देखा था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या मेथडोलॉजी है उनकी, किस तरीके से हम इलेक्ट करते हैं, क्या उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं. तो इलेक्शंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि ओवरलैप करता है इन चीज़ों के साथ दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना कहीं भी किसी भी फॉर्म के अंदर किसी भी आपके बंदे को. रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम टोटली बात करते हैं कि हाउ द इलेक्शंस, उन इलेक्शंस के अंदर जिन बंदों को हम चूज कर रहे हैं उनको जो है किस किस तरीके से हम चूज कर सकते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो अ पर्सन इलेक्टेड बाय सिटीजन टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस फॉर अ सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, अ पर्सन एक बंदा, ठीक है, इलेक्टेड बाय द सिटीजन, जो लोग उसको जो है क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस. किस लिए? ताकि वो पब्लिक ऑफिस जो है उसको हेल्ड कर सके, एमएनए एमपीए बन सके और वहां पर जाके हमारी फेवर में जो है पॉलिसीज को फ्रेम आउट कर सके फॉर अ सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम उसको इलेक्ट करते हैं. हर मुल्क के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड है, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 4 साल, कहीं पे 5 साल, कहीं पे 7 साल. तो ये डिफरेंट ईयर्स के लिए, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए लोगों को जो है लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो वो बंदा जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि जाए अपनी जो पब्लिक ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं वो परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं वो रिप्रेजेंटेटर है. ठीक है, मतलब कि अवाम ने एमएनए को इलेक्ट किया है तो एमएनए क्या है, एक रिप्रेजेंटेटर है. उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एनुअल इलेक्शंस को डिस्कस करते हैं. हिस्ट्री के अंदर क्या होता था कि हिस्टोरिकली हर साल इलेक्शंस होते थे क्योंकि वो कहते थे आओ एक साल के अंदर इंप्लीमेंट करो चीजों को और चले जाओ ताकि अवाम का जो रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शंस का जो हक है वो हम मैक्सिमाइज कर सकें. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि दिस सिस्टम हैज फ्लॉज, क्योंकि जो बंदा मैंडेट लेकर आ रहा होता था उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो एफिशिएंटली चीजों को समझ कर उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवा सके. तो जिसकी वजह से जब वो अवाम में दोबारा वोट लेने जाता था तो अवाम उसको रिजेक्ट कर देती थी. तो इस वजह से जो है जो एनुअल इलेक्शंस की जो कॉनोटेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इरेडिकेट होती नजर आई दुनिया से. करंट टाइम्स के अंदर जो है वो क्या है, देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के. रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब जो रिप्रेजेंटेटर हमने इलेक्ट किया है वो कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, उसके क्या नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, क्या ट्रेडिशन उसकी होनी चाहिए वर्क करने की. उनके मुताबिक जो है 2 थ्योरीज हैं. एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है थ्योरी ऑफ अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन. थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन को ही हम डेलीगेट और मैंडेट थ्योरी भी कहते हैं. डेलीगेट और मैंडेट थ्योरी भी आपकी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन को ही कहा जाता है. अब यहां से सिंपल सा देखें कंसेप्ट ले कि इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इंस्ट्रक्शंस जिसको दी जाए. हिस्ट्री के अंदर क्या होता था, जो आपका रिप्रेजेंटेटर था वो एक डेलीगेट समझा जाता था. डेलीगेट किसका, अवाम का. और उसके पास एक मैंडेट होता था किसका, अवाम का. तो उसको यही जो है समझा जाता था कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो काम करने हैं जो अवाम आपको डायरेक्टली कहेगी कि आपने करने हैं. मतलब कि उसके हल्के के लोग कह रहे हैं सड़क बनवाओ तो उसने सड़क बनवानी है. उसके हल्के के लोग कह रहे हैं कि आपने वुमेन राइट्स के ऊपर लॉ बनाने तो आपने लॉ बनाने हैं. उसके हल्के के लोग कह रहे हैं कि आपने क्रिमिनलिटी के ऊपर लॉ बनाने तो वही बनाने, और कोई काम नहीं करना. यहां पर जो रिप्रेजेंटेटर है वो एक पपेट की तरह काम कर रहा है किसका, सिटीजन्स का. यहां पर उसको टेलीफोन रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है कि ही इज ऑलवेज ऑन टेलीफोन हियरिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल और उसको ट्रांसलेट करने में वो लगा हुआ. तो ये है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन जहां पे लोग जो है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटर को कि जनाब वाला कैसे आपने चीजों को लेकर चलना है, कैसे आपने चीजों को लेकर नहीं चलना. तो यहीं पे हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने देखा एक एवोल्यूशन हुआ लोगों की समझबूझ के अंदर, अवेयरनेस के अंदर, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटर है उनकी भी समझबूझ के अंदर कि हमारे पास वेलफेयर से स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया तो वहां पर लोगों की डिमांड्स को पूरा करना प्रायोरिटी बन गई. लेकिन वो डिमांड्स अब इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में नहीं है. अब लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि जिस बंदे को मैं इलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके अंदर मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि वो विद अपनी अक्ल बूझ के मुताबिक मेरी डिमांड्स को मद्देनजर रख के ट्रांसलेट लॉज और पॉलिसीज की शक्ल में कर सकता है. तो ये है थ्योरी ऑफ अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन जहां पे कोई
इंस्ट्रक्शन नहीं होगी सिटीजन की तरफ से, बिकॉज सिटीजन विल बी हैविंग अ ट्रस्ट ओवर हिज रिप्रेजेंटेटर, और रिप्रेजेंटेटर अपनी अकल, समझ, बूझ, एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, एजुकेशन को यूज करते हुए क्या करेगा, लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। तो ये है थ्योरी ऑफ अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन। और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर अब इन अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन की जो थ्योरी है वो ज्यादा हमें इन प्ले नजर आती है, कि वो ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव हैव ऑल द राइट्स टू मेक लॉज और पॉलिसीज फॉर द स्टेट और इन द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री। अब बच्चों जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां तक एंड हो जाती है। अब रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारा अगर नेक्स्ट मेजर फोकस होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमने लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर दो ही सेगमेंट्स होते हैं, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी। तो हमने मेजॉरिटी को तो वो दे दिया, राइट दे दिया, वोट दे दिया। मेजॉरिटी हर जगह जाकर वोट दे सकती है, मेजॉरिटी इलेक्ट भी हो सकती है, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन में भी आ सकती है। लेकिन जो माइनॉरिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी है, तो हम रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारा मेजर फोकस जो है वो माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होता है, कि हमने माइनॉरिटीज को कैसे इस काबिल करना है कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके वोट देने में भी और वोट लेने में भी, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी, एज एन इलेक्टर भी, ताकि वो अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं या उनके जो कंसर्न्स हैं वो ट्रांसलेट कर सकें लॉज और पॉलिसीज की फॉर्म में, वो अपने फंडामेंटल राइट्स के वही प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहां पर हमारे डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं सोसाइटी के अंदर। उसके अंदर सबसे जो मेजर है जिसके ऊपर 99% फोकस रहता है, जो पेपर में भी आता है, वो है हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारी है एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये 5 मेजर टाइप्स हैं जिसके तहत हम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन इन अ सोसाइटी दे सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी फिर आगे 2 टाइप्स हैं, एक हेयर सिस्टम है और एक हमारे पास लिस्ट सिस्टम है। तो लेट्स लुक इनटू व्हाट इज हेयर सिस्टम एंड व्हाट इज लिस्ट सिस्टम। तो पहले हेयर सिस्टम के ऊपर विजुअलाइज करते हैं। हेयर सिस्टम के बच्चों 4 नाम है, उसको हेयर सिस्टम भी कहते हैं, नंबर 1, ठीक है, पहला नाम इसका ये हो गया। दूसरा नाम उसका है, उसका आंद्रे सिस्टम भी उसको कहा जाता है। तीसरा सिस्टम है वो प्रेफरेंशियल सिस्टम, और फोर्थ नेम इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये चारों जो नाम है ये आपके हेयर सिस्टम के नाम है, और ये चारों क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, कि जितनी आपकी प्रोपोर्शन है उसी के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है या मिलनी चाहिए। तो 4 तरीके हमने देखे कि हेयर सिस्टम, आंद्रे सिस्टम, प्रेफरेंशियल सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हेयर सिस्टम जो है इट वाज गिवन बाय थॉमस हेयर इन 1857 इन हिज बुक इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसने बुक लिखी 1857 के अंदर, याद रखिएगा जंग आजादी कब हुई, 1857 में हुई। तो 1857 के अंदर ही उसने बुक लिखी कि इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर उसने अपने हेयर सिस्टम को जो है बताया कि कैसे हेयर सिस्टम को फॉलो करते हुए आप माइनॉरिटीज को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट भी किधर किया गया, आयरलैंड में इसको सबसे पहले यूज किया गया, और आजकल के दौर के अंदर कनाडा और अमेरिका के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वहां पे हेयर सिस्टम को यूज किया जाता है। दूसरा सिस्टम है हमारा आंद्रे सिस्टम, जो इसमें डिफरेंस है वो मैं अभी आगे बताता हूं, पहले समझ लें। आंद्रे सिस्टम जो है वो उसके आंद्रे जो था उसके नाम क्या इनके को फॉलो करते हुए रखा गया, और इसको सबसे पहले 1855 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया डेनमार्क के अंदर। फिर प्रेफरेंशियल सिस्टम भी इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मामले के अंदर आप अपनी प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करते हो फॉर वन और द अदर कैंडिडेट्स, के मतलब कि अगर 5 कैंडिडेट्स हैं तो मेरा वोट नंबर 1 पे किसके पास है, 2, 3, 4, 5, आप लिस्ट बनाते हो, पूरी प्रेफरेंसेस देते हो अपनी कि इन 5 में से मैं इनको इन जो है नंबरिंग के ऊपर एनलिस्ट करता हूं। और जो लास्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्यों इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है? आपके पास वोट एक ही होता है लेकिन वो जाया नहीं होता। जाया किस कॉनोटेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आपने आपके हल्के के अंदर 2 बंदे जो है वो दे आर फाइटिंग फॉर द सीट, आपने वोट दिया एक बंदे को और वो बंदा हार गया, मतलब उसको 30% वोट पड़े पूरे हल्के के अंदर, 70% दूसरे को पड़े, 70% वाला जीत गया, तो 30% जो यहाँ पे वोट है दैट हैज गॉन वेस्टेड, उसके कोई हमें रिजल्ट सामने नहीं आए। तो यहाँ पर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि आपका वोट नहीं जाया होगा, क्योंकि आपका वोट जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा। अगर आपने एक बंदे को दिया, क्योंकि प्रेफरेंसेस दिए आपने, आपका वोट अगर एक बंदे को दिया वो जीत गया है या हार गया है तो आपका वोट जाया नहीं होगा,
वो दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। तो हमने देखा कि माइनॉरिटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हेयर सिस्टम है उसके 4 नाम है, नंबर 1 हेयर, नंबर 2 आंध्र, नंबर 3 प्रेफरेंशियल, नंबर 4 सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट गो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसी हलके के अंदर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है, तो वहां पे आपने सबसे पहले प्रेफरेंसेस देनी होती है। आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, बैलेट पेपर के ऊपर जगह बनी होती है कि ये 5 कैंडिडेट्स जो हैं दे आर फाइटिंग फॉर द सीट, दे वांट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव। तो आप इनको जो है लिस्ट कर दें। तो आप वहां लिस्ट करने के बाद के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और उसके बाद आपका जो वोट है वो ऑटोमेटिकली, या तो आप बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि मेरा वोट नंबर 1 वाले को गया है, या इट इज समटाइम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि आपने जिसको नंबर 1 पे प्रेफरेंस दी है आपका वोट उसी को ही कास्ट किया जाएगा। तो प्रेफरेंस के अंदर एक बंदे का जो है एक वोट होता है, और जो आपका ये सिस्टम है ये मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ज्यादा इंप्लीमेंट होता है कि हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना ली हैं, और उसके अंदर से ही हमने 2 से 3 जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करने हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्शंस के अंदर कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है और मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेफरेंसेस दे लिया, आपने बता दिया कि 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोटा डिफाइन करते हैं। अथॉरिटीज जो हैं जो विच आर टेकिंग केयर ऑफ द सिस्टम, जो इस पूरे निजाम को चला रही होती हैं, इलेक्शन को टेकअप कर रही है। इलेक्शन कमीशन की बात कर लें चले, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा होता है, वो सबसे पहले कोटा डिफाइन करता है कि कितने वोट्स एक कैंडिडेट लेगा तो ही विल बी अ कैंडिडेट। क्योंकि अब हमने मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक में से 3 4 5 बंदे भी इलेक्ट करने हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो यहाँ पे जो हेयर सिस्टम है और जो आंध्रा सिस्टम है, दे बेसिकली डिफर्स इन व्हाट देयर सिस्टम ऑफ कोटा, कि कैसे कोटा किसको दिया जाएगा। तो हेयर सिस्टम कहता है कि कोटा कितना होगा, इट इज डिपेंड अपॉन, कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जितने वोट्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, और कितनी सीट्स जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मौजूद है। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 4 सीट्स हैं, 4 बंदे हमने इलेक्ट करने हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने हैं, और वहां पर 10,000 वोट्स हैं, तो कोटा कितना हो गया बच्चों, 2500। मतलब 2500 वोट कोई बंदा लेगा तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहां पे ये बात जहन में रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं ये वो वोट्स नहीं है जो कि मौजूद हैं, ये वो वोट्स हैं जो कि कास्ट किए जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन में कभी भी टर्नओवर जो है वो 100% नहीं होता। तो इस वजह से अगर हमने उन वोट्स को काउंट किया जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है, तो हमारा ये सारा कोटा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच आर कास्टेड, जो कास्ट किए गए हैं इलेक्शन डे के ऊपर वोट, उनको देखेंगे और देखेंगे कि कितनी सीट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि एक बंदे को इतनी वोट्स लेना जरूरी है ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके। आंध्र सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, अगेन यहां पर भी कास्टेड वोट्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कितने वोट्स हैं कितनी सीट्स हैं, +1, एक ज्यादा होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पे 10,000 जनाबे वाला अगर वोट्स हैं और 4 कैंडिडेट्स हमने इलेक्ट करने हैं, तो 10,000 by 4 +1 तो 2500 हो जाएगा। 2500 में एक जमा करेंगे तो 2501 जो है वोट हासिल करने हैं आपने, इफ यू वांट टू बी द रिप्रेजेंटेटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे आपको लोग एक सवाल करेंगे, सर वोट तो 10,000 है, 4 कैंडिडेट सिलेक्ट करने, तो एक वोट अगर हर बंदे ने ज्यादा लेना, 4 वोट एक्स्ट्रा कहां से आएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे वो एक लूप होल रखते हैं कि हमने एक सेट अमाउंट जो है यहाँ पे वोट कास्ट की रख ली है कि इतने वोट कास्ट होंगे। वोट ज्यादा भी कास्ट हो सकते हैं, वोट कम भी कास्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कोटा सिस्टम चेंज कर रहा होता है। और अल्टीमेटली जो हमारा 90% जहां पर ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, वहां पर ज्यादा ऑथेंटिक जो सिस्टम है वो हेयर सिस्टम है। इसको जो है ज्यादा अच्छा सिस्टम कंसीव किया जाता है, इसके मुताबिक कोटा ज्यादा निकाला जाता है एज कंपेयर टू द आंध्र सिस्टम। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो हमने प्रेफरेंसेस दे ली, प्रेफरेंसेस के बाद हमने कोटा जो है वो डिफाइन कर लिया। फिर इलेक्शन डे होता है, इलेक्शन डे के ऊपर जो है इलेक्शंस के अंदर वोट कास्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम काउंटिंग करते हैं कि अब हमने वोट काउंट करने, और वो कैसे करते हैं, यहीं पे ही इस पूरे सिस्टम का जो है क्रक्स मौजूद है कि असल में जो काउंटिंग है वही मैटर कर रही होती है कि हमने कैसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तहत चलते हैं कि हमारी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 150 वोट्स हैं और 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमने इलेक्ट करने हैं।
तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 कैंडिडेट्स जो हैं दैट वर रनिंग फॉर द कैंडिडेंसी। 6 कैंडिडेट्स थे, 6 में से इलेक्ट होने हैं 3 और 150 वोट्स हैं। कोटा कितना हो गया सबसे पहले तो 150 डिवाइडेड बाय 3 अकॉर्डिंग टू हेयर सिस्टम 50 इज द कोटा। जो 50 वोट ले लेगा वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ जो इलेक्शंस हुए हैं, मतलब लोग अपना अपना वोट कास्ट करके चले गए हैं, तो हमारे पास बैलेट पेपर अब मौजूद है, हम उसमें देख रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले हैं। तो ए कैंडिडेट को 60 वोट मिले हैं, बी को 20, 15, 40, 10, 5, ये हमारे पास वोट्स की डिवीजन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें कोटा कितना चाहिए था 50 का, जिसने 50 वोट ले लिए वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसके एक्स्ट्रा वोट है 10 वो हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी कैंडिडेट्स के अंदर। द ए हैज बिकम द रिप्रेजेंटेटिव, एक बन गया, हमने कितने चाहिए 3 चाहिए। तो हम जो इसके 10 वोट होंगे 50 के ऊपर जो 10 वोट होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब रीडिस्ट्रीब्यूट किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड चॉइस कि ए के बाद हमने, क्योंकि यहां पे बात की थी प्रेफरेंसेस की। तो अब जो 10 बैलेट पेपर हमारे पास निकले हैं उन 10 बैलेट पेपर में देखेंगे बी जो है उसके ऊपर कौन सा कैंडिडेट है। अगर वो डी है तो हम उसका वोट इधर काउंट कर देंगे, अगर वो सी है तो उसी तरीके से हम उसको वोट को 10 वोट्स को सेकंड प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस की रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब ये 50 हो गए और यहां पे हमने देखा कि ये 20 से 25 हो गए और ये 40 से 44 हो गए। तो यहां पर हमने जो है 10 वोट ऐड कर दिए। एग्जाम्पलिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अभी भी कोई बंदा जो है वो कोटे तक नहीं पहुंचा, 50 वोट्स नहीं हासिल किए। अब यहां पे रिवर्स ऑर्डर में हम चलते हैं कि जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसके हम कैंसिल कर देते हैं, वोट उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज ही डजंट हैव एनी चांसेस टू विन द कैंडिडेंसी। तो यहां पर हम उस 5 वोट्स को करेंगे कैंसिल और वहां पर जो उसकी सेकंड चॉइसेस होगी उसके मुताबिक वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 5 फॉर एग्जांपल हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये 5 के 5 के अंदर आ गए, इधर पहुंच गए, ठीक है 49 हो गए। अभी भी कैंडिडेचर तक नहीं पहुंची, तो उसके बाद जो सेकंड वोट है 10 हम इसको एक्सक्लूड करेंगे कि ये 10 इस बंदे को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसके भी 10 वोट फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर अभी भी कोई कोटे तक नहीं पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल अब ये कोटे तक पहुंच गया है, ये कोटे तक पहुंच गया और यहां पर जो है इसके वोट हो गए हैं 34। तो अब जनाबे वाला हम इसकी जो कैंडिडेंसी है वो जो है कैंसिल करेंगे और उसकी कैंडिडेंसी कैंसिल करने के बाद उसमें देखेंगे कि किसके पास कितने वोट्स हैं। अब ये 15 जरूरी नहीं है बच्चों के, यहाँ पे 34 के बाद 15 इसी को मिल जाए, उसमें भी हमने लिस्ट देखनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर। तो अगर हो सकता है इसकी भी सेकंड प्रेफरेंसेस अगर ये बंदा है तो इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, फिर लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह करते करते कहने का मतलब ये है कि हम अपने 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनली चूज कर लेंगे। अब इसमें क्या हुआ, वही बात जो हमने की थी कि वोट ऑफ इलेक्टर जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। कोई जनाबे वाला हमने इंडिकेट किए प्रेफरेंसेस, इसलिए इसको प्रेफरेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। कोटा हमने हेयर सिस्टम के मुताबिक यूज करते हैं, इसको हेयर सिस्टम भी कहते हैं। जो कोटा आंधे सिस्टम के मुताबिक यूज करते हैं उसको आंधे सिस्टम भी कहते हैं। चारों एक ही चीज के नाम है। तो यहां पर हम क्या होते हैं, सबसे पहले हमने प्रेफरेंसेस दी, प्रेफरेंसेस देने के बाद हमने कोटा डिफाइन किया, कोटा डिफाइन करने के बाद हमने काउंटिंग की और काउंटिंग भी मैंने आपको बता दी हमने कैसे करनी है, ठीक है। काउंटिंग करने के बाद जो है फिर हमारे पास ये 3 कैंडिडेट्स जो है फाइनलाइज हो जाते हैं और ये है हेयर सिस्टम। इस हेयर सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे चलती है। दूसरा जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हेड है दैट इज द लिस्ट सिस्टम। के लिस्ट सिस्टम के अंदर अब चीजें कैसे होती हैं हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लिस्ट सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं कि यहां पर जो है जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उतने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी अगेन और 4 बंदों ने इलेक्ट होना है तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, 4 बंदों के नाम प्रोवाइड करेगी और 4, 5, 6, 8, 10, 2 जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी 4 बंदों के नाम की। यहां पर जो वोटर है उसके पास एक ही वोट होता है, लेकिन यहां पर जो आप बेसिकली लिस्ट सिस्टम के अंदर वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट को नहीं दे रहे, वो वोट आप दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब मैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा हूं, क्यों, मुझे जो उनकी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे लगे कि उनके चारों कैंडिडेट बहुत ही ऑथेंटिक हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनको जो है क्या कर रहा हूं, वोट दे रहा हूं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा हूं। तो यहां पे एक वोट होगा एक कैंडिडेट के पास
और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देगा क्योंकि उसको उसकी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो पसंद आएगी। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, हमने जो चीज़ों को कैलकुलेट करना है कि एक कैंडिडेट के कितने, एक पार्टी जो है वो कितने कैंडिडेट्स लेकर जा सकती है या किस तरीके से उनका कोटा डिफाइन होगा। उसकी भी इक्वेशन सिंपल है कि आपके नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स, जो आपने वोट आपके कास्ट हुए हैं, और नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उनको जब हम डिवाइड करेंगे उसमें 1 प्लस करके हम क्या करेंगे, हमारा कोटा निकल आएगा। सेम गोज फॉर द आंध्र सिस्टम। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जब ये डिफाइन करने के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू द पार्टी, कि एक पार्टी के कितने कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मसला ये बनता है बच्चों कि एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स हासिल नहीं करती, कोटे सिस्टम के ऊपर आ जाती है। अब एक पार्टी ने जो है वो हासिल कर ली है, एग्जाम्पलिफिकेशन दे देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हाईलाइट कर देता हूँ आपको चीज़ों को, कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 जो है ना वो पार्टीज हैं। 3 पार्टीज में से आपकी हर पार्टी ने जो है वोट हासिल किए हैं। कोटा सिस्टम पहले डिफाइन कर लो, इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, यहाँ पे पॉज कर दो, यहाँ से कट कर लो, देख लो किधर है। चलो अब बच्चों क्या होता है, हम बात करें कि लिस्ट सिस्टम की। लिस्ट सिस्टम के अंदर हमने बात की थी नंबर ऑफ कास्टेड वोट, उसकी एग्जांपल मैंने लिख दी है कि फॉर एग्जांपल अगर 6000 वोट हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और 3 जो है वो जो आपकी सीट्स हैं मौजूद हैं, 3 कैंडिडेट्स हमने वहां से इलेक्ट करने हैं, तो हर पार्टी क्या करेगी, 3 बंदों की लिस्ट देगी और उनको वोट डालना शुरू हो जाएंगे। और हमें कोटा कितना चाहिए, 2000 प्लस 1, 2000 प्लस 1, 2001 वोट हमें चाहिए एक सीट को विन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम ये देखते हैं कि 2001 सीट पे 2001 सीट जिसने हासिल कर ली, वोट हासिल कर लिए, उसको एक सीट मिल जाएगी। लेकिन एक पार्टी के पास कितने कैंडिडेट्स आएंगे उसको जो है फ्रेम आउट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय पार्टी के, एक पार्टी ने आप फॉर एग्जांपल 3400 जो है वो वोट सिक्योर किए हैं, तो यहाँ पे 3400 आ जाएगा। और उसके बाद कोटा कितना है आपका, 2001 का। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका आंसर 1.5 समथिंग आएगा। इसको राउंड ऑफ करके जब हम कंप्लीट करेंगे तो 2, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही थी कैंपेन में। 3 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी ने 3400 वोट्स विन किए हैं, एक ने 2100 वोट्स विन किए हैं और एक ने 500 वोट विन किए हैं। तो हम किस पार्टी को कितने कैंडिडेट्स देंगे, क्योंकि इन्होंने लिस्ट तो 3 कैंडिडेट्स की दी हुई है, लेकिन एक ही पार्टी ने तो कंप्लीट कोटा विन नहीं किया। जब एक पार्टी ने कंप्लीट कोटा विन नहीं किया तो इसमें क्या है कि 3400 वोट्स इसकी हैं। तो अब हम यहाँ पर आएंगे कि एक पार्टी को कितने कैंडिडेट हमने देने हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो 3400 को जब हम 2000 से डिवाइड करेंगे इट 1.4 आएगा, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे, इट विल बिकम 2। और इसने 2100 लिए तो इट विल बिकम 1, और ये 500 है तो इसको कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव में जा रही है। तो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी 2 कैंडिडेट्स देगी और एक पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट देगी जो कि जाके लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन गेट इट, कि लिस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी जो है वो 3 बंदों के नाम जो है वो देती है। फॉर एग्जांपल हम 3 कैंडिडेट्स को चूज करें तो पार्टी 3 बंदों के नाम देगी, लोग जाकर वोट डालेंगे, उनको 3 बंदों की चॉइसेस जिस पार्टी की अच्छी लगेगी उसको ऑटोमेटिकली वोट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, पार्टी को वोट मिलता है। हम कोटा जब डिफाइन करते हैं वो आंध्र सिस्टम वाला ही करते हैं कि नंबर ऑफ कास्टेड वोट ओवर नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, तो कोटा हमारे पास आ जाता है। लेकिन हमने ये देखना है कि अब क्योंकि एक पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप तो नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी, एक पार्टी ने कितनी सीट्स ली हैं, ठीक है, कितने वोट्स लिए हैं, सॉरी एक पार्टी ने कितने वोट्स लिए हैं और उसका कोटा कितना है। वोट अगर लिए हैं 3400 और कोटा है 2001, इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.4 आता है, इसको राउंड ऑफ करके हम 2 कर लेंगे क्योंकि 1.4 इज नथिंग। तो हम जब 2 करेंगे तो हमें पता लग जाएगा अब इस पार्टी ने जिसने 3400 वोट सिक्योर किए हैं ये कितने कैंडिडेट्स भेजेगी ईवान में, 2, और जिसने 2100 किए हैं वो कितने बंदे भेजेगी, 1, और जिसने 500 वोट हासिल किए हैं वो कोई कैंडिडेट नहीं भेजेगी। तो हमने 3 इलेक्ट करने थे, एक पॉलिटिकल पार्टी 2 कैंडिडेट हमें दे देगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 1 कैंडिडेट हमें दे देगी, और यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे। नाउ इट इज एट द डिपेंड्स अपॉन पार्टी कि उसने जो 3 कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए थे उसमें किस 2 को जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटर जो है वो फाइनलाइज करने जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट सिस्टम है वहां पे जो पार्टी की वेटेज है, पार्टी की जो सेइंग है वो एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। तो ये था बच्चों हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके नेगेटिव्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि आपकी जितनी भी माइनॉरिटी है दे हैव अ चांस टू गेट रिप्रेजेंटेशन
टू सम एक्सटेंट, मतलब दे आर टोटली नॉट निगेटेड, और सेक्टेरियन लाइंस और एथनिक लाइंस के ऊपर फिर आपकी जो सोसाइटी है वो डिवाइड नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें मिल रही है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसके बाद क्या आता है, इसकी जो सबसे बड़ा कौन है वो यही है कि इसको अंडरस्टैंड करना वो बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मैं इसके फॉल्ट आपको बताऊं तो अब यहाँ पे 60 जो वोट थे वो इस कैंडिडेट ने हासिल किए, 50 तो उसके हो गए कोटे के, अब 10 वोट हमने निकालने हैं, यानी 10 बैलेट। अब वो 10 बैलेट पेपर कौन से निकालने हैं ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है बहुत से 10 बैलेट, कुछ 10 बैलेट पेपर ऐसे हो जहां पे सेकंड नंबर पे बी का नाम हो, कुछ के ऊपर सेकंड नंबर पे सी का नाम हो सकता है, कुछ के ऊपर सेकंड नंबर पे डी का नाम हो सकता है। तो हम कौन से 10 बैलेट पेपर निकाल रहे हैं? फिर उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। एक अनअवेयर्ड क्लास, एक इलिटरेट क्लास को ये सिस्टम आप नहीं समझा सकते कि ये कैसे काम करेगा। तो इस वजह से ये कुछ कॉन्स हैं आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। हेयर सिस्टम और लिस्ट सिस्टम दोनों के यही फॉल करते हैं कि वहां पे पार्टी सेम फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, पार्टी जो है ऑल इन ऑल वर्क कर रही थी, वो भी बहुत गलत है कि पार्टी की बजाय हमें रिप्रेजेंटेटर को जो है ज्यादा हक देना चाहिए। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी जो नोट्स मैं शेयर करता हूँ उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, पढ़ना है आपने मदर लग से पढ़ ले। तो दीज आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हेयर सिस्टम और लिस्ट सिस्टम। पेपर में अगर आएगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर नोट लिखें तो आपने हेयर और लिस्ट दोनों को लिखना है, और इसी तरीके से आपने एग्जांपल्स के थ्रू हाईलाइट करनी है ईच एंड एवरीथिंग। अब हम बाकी सिस्टम के ऊपर चलते हैं कि लिमिटेड वोट सिस्टम है, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम है, क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन है और कम्युनल। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिटेड वोट सिस्टम है। लिमिटेड वोट सिस्टम के अंदर हम बच्चों क्या काम करते हैं कि हम जो नंबर ऑफ वोट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स हैं 5, ठीक है, यानी 5 हमने कैंडिडेट्स इलेक्ट करने हैं एक मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो हम लोगों को जो वोट देंगे वो 3 वोट देंगे, और साथ ही ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे कि आपने एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा वोट नहीं करना। इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिटेड वोट सिस्टम। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आपके 5 कैंडिडेट्स रन कर रहे हैं, 5 में से एक कैंडिडेट जो है वो माइनॉरिटी है, तो अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी क्लास है वो भी थोड़ी बहुत उसको वोट दे सकती है, माइनॉरिटी क्लास तो माइनॉरिटी को वोट देगी ही देगी। तो यहां पे हमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अमान में किसी हद तक नजर आना शुरू हो जाती है। अल्टरनेट वोट सिस्टम, अब इसको अल्टरनेट को याद रखना कि अल्टरनेट वोट सिस्टम इज द ओनली मोड ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन दैट वर्किंग सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वर्क करती है। बाकी जितनी भी हमारी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सारी कॉनोटेशंस हैं, तो उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, हम मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पे भी यही है कि ऑल्टरनेट वोट सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम डिफाइन करते हैं कि एक मेंबर के अंदर से हमने एक बंदे को इलेक्ट करना है, एक बंदे के पास एक ही वोट है, और जब तक कोई बंदा 50% प्लस 1 यानी कि सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर लेता, वो विन नहीं करेगा। अब इसमें से क्या है कि जो आपके वोट्स हैं वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऑल्टरनेट वोट सिस्टम कहा जाता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस के बाद अगर फर्स्ट चॉइस वाला बंदा नहीं जीता, क्योंकि प्रेफरेंसेस इसमें भी हो रही हैं, कोटा इसमें भी बन रहा है, ये सारी चीजें इसमें चल रही हैं, तो इसमें अगर फर्स्ट चॉइस के बाद आपका वो बंदा नहीं विन करता तो आपका वही वोट जो है सेकंड चॉइस पे जो है फॉल करता है, फिर थर्ड चॉइस पे करता है, और वो बंदा जो कि एक सेट नंबर ऑफ सीट्स हासिल कर लेगा जो हमने सिंपल मेजॉरिटी दी है, तो वो जनाबे वाला क्या बन जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। यहां से एग्जांपलीफाई कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 वोट्स हैं और हमने अब यहाँ पे कैंडिडेट कितने चूज करने हैं, 1, तो हमारे पास मेजॉरिटी क्या है 50% प्लस 1 वोट, तो 50% कितना हो जाएगा 150 का 75 के अंदर 1 प्लस करें 76। तो इन 6 कैंडिडेट्स में जब तक कोई 76 वोट हासिल नहीं कर लेता तो तब तक वो जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। अब 60 मिले हैं, 20 मिले हैं, 15, 40, 10, तो सबसे कम वाले को एलिमिनेट किया जाएगा, उसके वोट बाकी पे स्प्रेड किए जाएंगे। फिर भी नहीं अगर कोई 76 तक पहुंचा, फिर सेकंड लीस्ट वाले को इरेडिकेट किया जाएगा, उसके वोट स्प्रेड किए जाएंगे, और इस तरीके से जब तक कोई 76 वोट हासिल नहीं कर लेता वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता। ये है आपका क्या, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, इसलिए इसको ऑल्टरनेट कहा जाता है कि आपका वोट जो है वो कीप ऑन ऑल्टरिंग। तो यहां पर जो है आपकी जो माइनॉरिटी है दे हैव गेट अ चांस कि वो उनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाए, लेकिन माइनॉरिटी वो जिसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब 100 में से अगर वो 1% है दैट वुड बी पॉसिबल, स्मॉल माइनॉरिटी होती है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर कोई ऐसी माइनॉरिटी है जो 10-12% तक एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, तब ऑल्टरनेट वोट सिस्टम जो है उसको अप्रिशिएट करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन के अंदर। क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन सबको पता होनी चाहिए कि क्या है, कि हम क्यूमुलेटिवली जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हर बंदे को। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों कि क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितनी सीट्स होंगी उतने ही वोट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स। मतलब कि अगर हमने 5 कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करने हैं तो एक बंदे के पास 5 वोट्स हैं। अब क्या होता है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आपने एक कैंडिडेट को एक ही वोट देना, आप पांचों के पांचों वोट एक कैंडिडेट को भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने एक कैंडिडेट को एक ही वोट देना और पांचों वोट 5 कैंडिडेट्स को देना। नो, दिस इज नॉट एसेंशियल ओवर हियर। आप पांचों के पांचों वोट एक कैंडिडेट को भी दे सकते हो, और ये वो बहुत ही अच्छा तरीका है क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर माइनॉरिटीज हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग। के वो उसके जो छोटी छोटी लोग भी हैं उनके पास एक बंदे के पास 5 वोट हैं, तो वो पांचों के पांचों वोट जब एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव को डालेंगे तो वो जो है कैंडिडेट इलेक्ट होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट इज अवर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्रिटिश ने यूज किया था जब वो उसकी कम्युनिटी जो कॉलोनीज थी वो एग्जिस्ट करती थी, और स्पेशली ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हमारे पास जो है वो 2 तरह के इलेक्टोरेट बनते हैं, एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनता है और एक जॉइंट इलेक्टोरेट बनता है। सेपरेट इलेक्टोरेट सुना होगा कि हम जब पाकिस्तान हिस्ट्री को विजुअलाइज करते हैं तो वहां पे हमें मिलता है कि पाकिस्तान को राइट टू इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला गया मोंटो मॉडल रिफॉर्म्स इन 1909 के अंदर। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट भी, जॉइंट इलेक्टोरेट भी। जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब क्या, हाँ जिस तरह के आज दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि ओपन बैलेट सिस्टम, क्लोज ओपनली सारे इलेक्शंस होंगे, लोग जाएंगे कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट। दूसरा हमारे पास जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हल्का बंदियां करते हैं, लोगों को जो है स्पेसिफाई करते हैं कि यही आपका रिप्रेजेंटेटर है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटर को ही वोट डालते हैं। मुसलमान है तो वो मुसलमान रिप्रेजेंटेटर को वोट डालेंगे, हिंदू है तो वो हिंदू को डालेंगे, और कोई कास्ट है, सिखिज्म है, ज्यूइज्म है, तो जितने भी ये सारे रिलीजन परसीव करते हैं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट डालेगी। इसको हम कहते थे आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये इट फॉल अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन विच इज द मोड ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। अगर इसमें से मैं समझता हूं कि प्रेफरेंसेस, कोटा और काउंटिंग में से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए, यू कैन इनबॉक्स मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नंबर इज गिवन, आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि कैसे ये चीजें जो है काम करती हैं। रेस्ट आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पीएमएस, कि इसके ऊपर वो लाजमी हर दफा जो है 10 नंबर का नोट जो है वो लाजमी देता है कि राइट अ ड्रिल नोट ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने हेयर और लिस्ट सिस्टम को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।